नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। संदेह नहीं कि G20 की दिल्ली बैठक से लौटे दुनिया के विदेश मंत्री इन दिनों भारत पर विचार करते हुए, खासकर इस बिंदु पर कि भारत से पहले इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 के समूह में जो हुआ था, तो वैसा कुछ भारत के बस में क्या है, या भारत बंधा हुआ है, डरा हुआ है, या उसमें हिम्मत नहीं। तय माने आने वाले महीनों में भारत बनाम इंडोनेशिया में फर्क को विश्व नेता बूझते हुए होंगे। ध्यान रहे, भारत को पहली बार G20 की जैसे अध्यक्षता मिली है, वैसे ही 2022 में इंडोनेशिया भी पहली बार G23 का मेजबान बना था। उसके राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मौके का फायदा उठाया, अंदरूनी राजनीति में उससे हवा बनाई, वह सब जुमले बनाए जो नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने एजेंडे में डाले हैं। मतलब यूक्रेन रूस लड़ाई के पचड़े से बचने के लिए राष्ट्रपति जोको ने G20 की बैठक में भू राजनीति की जगह भू आर्थिकी, खाद्य सुरक्षा, महामारी के भावी खतरों में वैश्विक फंड बनवाने तथा जलवायु परिवर्तन व बहुपक्षीय व्यवस्था की मजबूती जैसे मसले उठाए। उन्हें G20 के एजेंडे में बैठाना चाहा। भारत की ताजा कोशिश की तरह राष्ट्रपति जोको ने भी अपनी लीडरशिप को पश्चिम बनाम रूस के पचड़े से बचाना चाहा। मगर इस सब के बावजूद राष्ट्रपति जोको ने समझदारी दिखाई, बहादुरी दिखाई, रियलिटी में कूटनीति की। पहली बात, संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया का यह ईमानदार स्टैंड था कि किसी राष्ट्र की सार्वभौमता को दूसरे देश द्वारा भंग करना, उसे कब्जाने वाला हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। इसलिए प्राथमिक तौर पर हमलावर के नाते रूस दोषी है। इसी स्टैंड पर इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया। राष्ट्रपति जोको ने नरेंद्र मोदी की तरह जुमला नहीं बोला कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हुई। ऐसी कोई गलती इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय ने नहीं की। इंडोनेशिया ने पहले तो ग्लोबल गवर्नेंस के चार्टर की रक्षा और उसकी कसम में संयुक्त राष्ट्र में रूस के हमले की भर्त्सना के प्रस्ताव के पक्ष में बाकायदा वोट दिया। नोट रखें, कसम भारत ने भी खाई हुई है, लेकिन वह वोट के समय अनुपस्थित रहा। जब G20 की बैठक का वक्त आया तो अमेरिका के न चाहने के बावजूद राष्ट्रपति जोको ने राष्ट्रपति पुतिन को बैठक में आने का न्योता दिया, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी बुलाया। राष्ट्रपति जोको घमासान लड़ाई के बीच अपनी पत्नी के साथ पोलैंड के रास्ते ट्रेन पकड़कर यूक्रेन की राजधानी कीव गए। जेलेंस्की से मिलकर उन्हें निजी तौर पर न्योता दिया। फिर जर्मनी की G7 बैठक के बीच अचानक वे मॉस्को गए और राष्ट्रपति पुतिन को निमंत्रण दिया। ऐसे ही उन्होंने बीजिंग जाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता। वे जापान और दक्षिण कोरिया भी गए। दोनों देशों के नेताओं को भरोसे में लिया। राष्ट्रपति जोको की मेहनत व समझदारी का परिणाम था जो बाली बैठक में सभी की उपस्थिति हुई। राष्ट्रपति जोको ने बूझा कि यूक्रेन संकट ही G20 समूह का अब कोर मसला है, तो उस पर साझा प्रस्ताव पास कराना होगा, नहीं तो मेजबानी की कूटनीतिक साख जीरो बनेगी। उनकी समझदारी का परिणाम था जो बैठक में जेलेंस्की का वीडियो भाषण हुआ। पुतिन की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठक में थे। आखिर में G20 बैठक का एक सर्वसम्मति से बाली प्रस्ताव जारी हुआ, फिर भले वह सर्गेई लावरोव के लौटने के बाद था। इसमें यूक्रेन पर हमले की आलोचना थी, तो रूस से अपनी सेनाओं की बिना शर्त वापसी की मांग भी थी। उस बाली प्रस्ताव को ही दिल्ली की बैठक में दोहरा देना भारत की सफलता होती। यह मैसेज तो नहीं बनता कि G20 की दिल्ली में झगड़ा हुआ और भारत सहमति नहीं बनवा पाया। नतीजतन वह दुनिया के उन देशों को चीन और रूस के साथ नींद में चलता हुआ दिख रहा है जो विकसित, सभ्य व लोकतांत्रिक मिजाज के खातिर भारत को अपने साथ लेने के लिए फड़फड़ाते हुए हैं। तभी आशंका है कि G20 समूह की अध्यक्षता के मौके को भारत कहीं जाया करने के साथ वह गलती नहीं करते जिससे हमने इधर के रहें और न उधर के। इसलिए G20 की भारत अध्यक्षता के मेरे इस खुलासे का अगला शीर्षक है, कहीं लम्हे की खता नहीं हो जाए।
मेरा मानना है, और इसमें किसी को संदेह नहीं है, कि G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनहरा मौका है। वे अपनी इमेज को दुनिया में वैसी ही चमका सकते हैं जैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको की चमकी। प्रधानमंत्री मोदी को गूगल में सर्च करवा कर देखना चाहिए कि G20 की अध्यक्षता से जोको विडोडो की वैश्विक मीडिया में कैसी वाह बनी। निश्चित ही मोदी का प्राथमिक लक्ष्य भारत के भीतर डुगडुगी का है, लेकिन देसी भक्तों पर तो और भारत में तो उनका पहले से ही जादू बना हुआ है। नरेंद्र मोदी की असली सिद्धि तो तब है जब BBC, लंदन के अखबार, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स या यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया के उन देशों में वह बने जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं और जिन देशों से हिंदू राष्ट्र को धंधा, पूंजी, कारोबार, विकास तथा सुरक्षा मिल सकती है। तभी मेरा मानना है कि यूक्रेन रूस का युद्ध भारत के लिए अवसरों की खान है। जैसा मैंने पहले कई बार लिखा है कि फरवरी 2022 से शुरू यूक्रेन लड़ाई से दुनिया बदल गई है। पश्चिमी सभ्यता के दिल और दिमाग में इस्लाम के बाद अब रूस चीन का साझा 21वीं सदी की नंबर 1 चुनौती है। पूरी सदी में अमेरिका बनाम चीन की दो धुरियों पर अब आगे राजनीति होगी, दो वैश्विक व्यवस्थाएं बनेगी। हाँ, रूस नहीं बल्कि चीन का मकसद है दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ना। चाइनीज सभ्यता अब अपना वक्त आया मान रही है। हम भारतीयों को समझ नहीं है कि इस एक वर्ष में चीन तथा रूस ने क्या किया है। दोनों देश अपने वर्चस्व के लिए समानांतर विश्व व्यवस्था, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था बना रहे। तभी दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री ने गलत नहीं कहा कि रूस अलग थलग नहीं हुआ है, बल्कि पश्चिम में जो आइसोलेटेड हो रहा है और उसे अंत में इसका एहसास होगा। उस नाते जरा संयुक्त राष्ट्र में रूस की आलोचना के प्रस्ताव पर 24 फरवरी 2023 को हुई वोटिंग को बारीकी से समझे। कहने को रूस की निंदा करने वाले 141 देशों का बड़ा आंकड़ा है, मगर रियलिटी में रूस समर्थक 8 देशों और रूस का लिहाज करते हुए प्रस्ताव के वक्त में अनुपस्थित हुए 32 देशों की कुल आबादी का जरा हिसाब लगाएं। चीन, रूस के अलावा भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का लगभग पूरा दक्षिण एशिया, अफ्रीका में इथियोपिया, अल्जीरिया, सूडान से लेकर दक्षिण अफ्रीका के कुल 14 देश विशाल आबादी वाले हैं। मोटा मोटी पृथ्वी की कुल आबादी में आधी से ज्यादा आबादी के ये 39 देश है जो चीन रूस की धुरी से चिन्हित है। इसमें 140 करोड़ लोगों का भारत भी एक देश है। सोचें, अमेरिका व यूरोप के 141 समर्थक देशों की कुल आबादी कम तथा रूस चीन के 39 देशों में ज्यादा आबादी। कल्पना करें यदि इस्लामी देशों की OIC जमात कभी चीन तथा रूस की धुरी से चिपकी तो क्या होगा। तभी भारत के लिए अवसर ही अवसर। और अमेरिका व यूरोप के देश नरेंद्र मोदी की राजनीति से एलर्जी के बावजूद उनकी लल्लो चप्पो करते हुए, तो सचमुच में ऐसा होना भारत के आकार और आबादी के कारण है। एक के बाद एक यूरोपीय नेता भारत को पटाने आ रहे हैं। इनकी कोशिशों से भारत यदि रूस चीन से छिटकता है तो पृथ्वी की 18% भारत आबादी का बल तथा बाजार पुतिन व शी जिनपिंग के साथ नींद में चलता हुआ भविष्य में नहीं होगा। अमेरिकी खेमा हर हाल में भारत को अपने साथ करना चाहता है, क्योंकि पश्चिमी बनाम चीन के वैश्विक संतुलन का पलड़ा भारत की आबादी से ऊपर नीचे होता है। चीन ने बहुत शातिरता से रूस के जरिए भारत को जोड़ रखा है। भारत के तात्कालिक स्वार्थ भी पूरे हो रहे हैं। बावजूद इसके पश्चिमी देशों की जमात सामूहिक और वैयक्तिक तौर पर मोदी सरकार को G23 की अध्यक्षता, क्वाड, व्यापार आदि से अपनी ओर खींच रही है। मेरा मानना है सन 2023 की G20 की कूटनीति से पश्चिम यह फैसला लेगा कि रूस चीन की संगत में मोदी सरकार कितनी रमी हुई है। जैसे संगत से किसी आदमी की पहचान होती है, वैसे ही देशों की भी होती है। इसलिए यह साल भारत के लिए वह लम्हा है जिसके फैसले में सदी का भारत सफर बनेगा। कौम राष्ट्र के जीवन में प्रधानमंत्री और सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन लम्हे के फैसले देश व कौम की नियति बना देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वोटिंग से भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विदेश मंत्री जयशंकर ने यह बूझा नहीं है कि यदि ईरान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मतलब पूरा दक्षिण एशिया रूस व चीन से दबा दिखा तथा भारत भी उनके साथ खड़ा दिखा तो अरसे से इलाके में चीन के वर्चस्व का खतरा क्या अपने आप बनता हुआ नहीं है। अफगानिस्तान व म्यांमार, नेपाल को भी इस लिस्ट में जोड़ें तो पूरा उपमहाद्वीप चीन की अब गिरफ्त में, उसके एक तरह से नए उपनिवेश, और भारत उसके साथ नींद में चलता होगा। मतलब वर्तमान और भविष्य दोनों में दक्षिण एशिया हर तरह से चीन पर आश्रित, उसका कर्जदार, उससे डरता हुआ है। सचमुच पृथ्वी के किसी और कोने में चीन का वैसा वर्चस्व नहीं बना है जैसा दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों पर बना है। भारत यदि नींद में रूस का हाथ पकड़कर चीन के साए में चल रहा है और पश्चिमी देशों ने भारत को उसके छोटे छोटे स्वार्थों में उसे उसके हाल में छोड़ दिया, तो जरा कल्पना करें चीन का कैसा जबरदस्त खेला बनेगा। क्या इस रियलिटी को नरेंद्र मोदी, जयशंकर, कथित राष्ट्रवादी व स्वदेशी बूझते हुए हैं कि रूस चीन की ठूठ, बर्बर व आक्रामक सभ्यता के लिए भारत महज एक दुहने वाली गाय है। बहरहाल अब एपिसोड यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.